इस लेक्चर में हम लोग इंडक्शन हीटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले जानते हैं कि इंडक्शन हीटिंग है क्या। इंडक्शन हीटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल बाय जनरेटिंग एडी करंट्स विद इन द मेटल। यानी किसी मेटल के अंदर एडी करंट जनरेट करके उस कंडक्टिव मटेरियल को हीट करने के प्रोसेस को ही इंडक्शन हीटिंग कहा जाता है। यानी इंडक्शन हीटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि किसी मेटल में एडी करंट जनरेट करके उस मटेरियल को या उस मेटल को हीट किया जाता है। द एडी करंट लॉस इज एक्सप्लॉयटेड इन प्रोड्यूसिंग हीट इन द मेटल टू बी हीटेड। यानी कि जिस मेटल को हीट करना है उस मेटल में एडी करंट लॉस का उपयोग करके उस मेटल को हीट किया जाता है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आर इन द ऑर्डर ऑफ 20 किलोहर्ट्ज टू 500 किलोहर्ट्ज। यानी कि इंडक्शन हीटिंग के लिए जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 200 किलोहर्ट्ज से लेके 500 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है। द मेटल टू बी हीटेड इज कॉल्ड वर्कपीस। यानी जिस मेटल को हीट किया जा रहा है उसको वर्कपीस कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग यानी कि इंडक्शन हीटिंग का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। द इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। यानी कि जो इंडक्शन हीटिंग जो है वो यह प्रोसेस जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इफ़ ए हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल सराउंडिंग ए वर्कपीस। यानी कि अगर किसी वर्कपीस जो कि जिसको कि हीट करना है उसके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल के थ्रू अगर हाई फ्रीक्वेंसी का करंट अगर फ्लो करे, एडी करेंट्स आर इंड्यूस्ड इन द वर्कपीस। तो उस वर्कपीस में यानी उस मेटल में जिसको कि हीट करना है उसमें एडी करेंट्स इंड्यूस्ड हो जाते हैं। द एडी करेंट्स फॉलो द सर्कुलर पाथ इन द वर्कपीस। और उस वर्कपीस में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो सर्कुलर पाथ में फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। दीज एडी करेंट्स फ्लोइंग थ्रू द वर्कपीस रिजल्ट्स इन पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस। तो ये जो एडी करंट वर्कपीस के अंदर सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहे हैं तो वर्कपीस के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसमें पावर डिसिपेशन होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द वर्कपीस। और इसके कारण ही जो आपका वर्कपीस है जिसको हीट करना है जिस मेटल को, उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है। यानी एडी करंट जब वर्कपीस के अंदर फ्लो करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण या इंटरनल इम्पीडेंस के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होता है जिसे कि एडी करंट लॉस कहा जाता है। और उस एडी करंट लॉस का ही उपयोग मेटल को हीट करने के लिए किया जाता है। ये आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट है इंडक्शन हीटिंग के लिए, जिसमें कि ये जो आपका रेड कलर से ये जो सर्किल है इसको वर्कपीस कह रहे हैं। यानी इसी को हीट किया जाना है। ये आपका वर्कपीस है यानी जो एक मेटल है जिसको कि हीट करना है। इसके चारों तरफ ये आपका कॉइल है जिसके थ्रू की हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो कर रहा है। तो जब जो वर्कपीस है उसके चारों तरफ जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो करता है तो इस वर्कपीस के अंदर, इस मेटल के अंदर जो है वो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। और जब ये करंट, एडी करंट इसमें मूव करते हैं तो उस मेटल के या उस वर्कपीस के इंटरनल इम्पीडेंस के कारण जो है इसमें पावर डिसिपेशन होता है जिसके कारण कि हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी हीट का उपयोग जो है आपका मेटल को हीट करने के लिए किया जाता है और इस प्रिंसिपल को इंडक्शन हीटिंग कहा जाता है। इफ़ ए हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल सराउंडिंग ए वर्कपीस there is a tendency of the resulting eddy current in the workpiece to concentrate near its surface। यानी कि जब किसी वर्कपीस के सराउंडिंग जो कॉइल है उसमें जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो करता है तो
उसके कारण वर्कपीस में जो आपका एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि उस मेटल के, उस वर्कपीस के सरफेस के नज़दीक वो जो एडी करंट है वो कंसंट्रेट होते हैं। यानी कि जिस मेटल को हीट करना है, जिस वर्कपीस को हीट करना है, तो जब इसमें हाई फ्रिक्वेंसी करंट इसके चारों तरफ कॉइल में फ्लो होता है तो इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं तो वो एडी करंट जो है इस मेटल के सरफेस के आसपास इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एडी करंट आपके इसके सरफेस के आसपास होते हैं। द एडी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आउटर लूप इज मोर बिकॉज ऑफ हायर इंडक्टेंस। हायर इंडक्टेंस होने के कारण, आउटर सरफेस के नज़दीक में हायर इंडक्टेंस होने के कारण जो है इधर आपका एडी करंट ज़्यादा ये कंसंट्रेट होते हैं, यानी कि अंदर में उतना, अंदर के रिस्पेक्ट में, यानी मेटल के अंदर के पार्ट के रिस्पेक्ट में जो इसका सरफेस है उसके आसपास एडी करंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। दिस इज रेफर्ड टू एज स्किन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहा जाता है। यानी जो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे मेटल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, बल्कि इसके स्किन के आसपास, यानी इसके सरफेस के आसपास ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है एडी करंट का और अंदर वाले पार्ट में कम होता है। तो चूँकि ज़्यादातर एडी करंट आपके इसके स्किन के पास हैं या इसके सरफेस के पास हैं, इसलिए इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम द सरफेस। यानी कि सरफेस से डेप्थ अगर बढ़ेगा, यानी आप जितना अंदर जाएंगे इसमें, तो एडी करंट का कंसंट्रेशन जो है वो आपका रिड्यूस होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और सरफेस पे जो एडी करंट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। द करंट डेंसिटी एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सरफेस इज, यानी कि जो मेटल है तो इस मेटल के सरफेस पे अगर मान लिया जाए कि एडी करंट का जो डेंसिटी है वो अगर I0 है, तो इस सरफेस से अगर हम x डिस्टेंस दूर चले जाएं तो वहाँ पे अगर जानना चाहें कि यहाँ पे एडी करंट का कंसंट्रेशन क्या है, तो उसे इस फार्मूला से निकाला जाता है। यानी कि Ix, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, सरफेस से x डिस्टेंस पे करंट का डेंसिटी जो है वो होगा आपको I0 इंटू e⁻⁻x बाई डेल्टा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जहाँ Ix जो है आपका सरफेस से x डिस्टेंस पे करंट का डेंसिटी है, I0 है ये सरफेस पर का करंट डेंसिटी है, x जो है वो डिस्टेंस है सरफेस से जहाँ पर कि हम करंट डेंसिटी को निकालना चाह रहे हैं। डेल्टा को कहा जाता है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है डेल्टा को। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है कि जैसे जैसे हम सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं, जितना दूर जाते हैं तो करंट डेंसिटी डिक्रीज होते जाता है। तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा भी होगा, ऐसा डिस्टेंस भी होगा जहाँ पर कि करंट डेंसिटी सरफेस डेंसिटी का 36.8% हो जाएगा, तो उस डिस्टेंस को ही डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है। यानी कि जिस समय सरफेस से वो डिस्टेंस जिससे कि दूर जाने पे करंट का डेंसिटी जो है आपका सरफेस की डेंसिटी का 36.8% हो जाता है, तो उस डिस्टेंस को डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है। यानी कि अगर हम इस x के जगह पे अगर डेल्टा पुट करें तो आपका जो I डेल्टा है, यानी कि आपका डेल्टा डिस्टेंस पे जो कंसंट्रेशन है करंट का, वो आपको कितना हो जाएगा I0 इंटू e⁻⁻1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने x के जगह पे डेल्टा पुट किया कि डेल्टा डिस्टेंस हम जा रहे हैं। तो जब e⁻⁻1 का वैल्यू आपका होता है 1/e, उसके जगह पे लिख सकते हैं, और 1/e मतलब कि हो गया आपका 1/e का वैल्यू होता है 2.718। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ये लगभग आपको 0.368 आएगा। यानी कह सकते हैं कि जो आपका सरफेस का करंट है उसका 36.8% करंट डेंसिटी होगा एट डिस्टेंस डेल्टा। डेल्टा डिस्टेंस जब आप इसमें जाएंगे तो
जो करंट का डेंसिटी है वो आपका सरफेस डेंसिटी का 36.8% होगा और इस डिस्टेंस को ही डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है। डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन मीटर एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। और ये डेप्थ जो है आपका फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो आपका कम होगा। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालने का ये फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट रो इंटू 10⁻⁷ म्यू आर एफ, जहाँ रो क्या है रेसिस्टिविटी ऑफ द वर्क पीस, यानी जो वर्क पीस है जो मेटल है उसकी रेसिस्टिविटी है यूनिट ओम मीटर में। म्यू आर जो है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी है, एफ जो है आपका फ्रिक्वेंसी है। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसी वर्क पीस का किसी मेटल का इस फार्मूले से निकाला जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच करंट डेंसिटी रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ द सरफेस वैल्यू इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। यानी कि वह डिस्टेंस सरफेस से वह डिस्टेंस जहाँ पर कि करंट का डेंसिटी उसके सरफेस वैल्यू का 36.8% हो जाता है, उस डिस्टेंस को डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये सरफेस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे करंट का डेंसिटी क्या होगा उसका ये ग्राफ है। जैसा कि हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो एक्सपोनेंशियल था, e⁻⁻x डेल्टा के फंक्शन के रूप में था, यानी कि यह एक एक्सपोनेंशियल नेचर का है, यानी कि करंट इस एक्सपोनेंशियल कर्व के अनुसार ये डिक्रीज करता है। यानी कि ये आपका अगर सरफेस हम इसको कहें तो इस सरफेस पे करंट का वैल्यू I0 है, करंट डेंसिटी जो है वो I0 है, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये आपका करंट का डेंसिटी जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। मेटल के अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये करंट का डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस डेल्टा पे ये करंट का वैल्यू जो है आपका इसके सरफेस करंट का 36.8% हो जाता है। तो इस डिस्टेंस को डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहा जाता है। In addition to eddy current loss, hysteresis loss also lead to hitting the metal object। यानी जो मेटल को हिट करना है या जिस वर्कपीस को हिट करना है तो उसको हिट करने के दौरान जो है उसमें एडी करंट के अलावे हिस्टेरेसिस लॉस भी डेवलप होते हैं, यानी कि हीटिंग जो है वो हिस्टेरेसिस के कारण ही होती है। बट हिस्टेरेसिस लॉस इज मच लेस एज कम्पेयर्ड टू एडी करंट लॉस। लेकिन यह हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो एडी करंट लॉस के रिस्पेक्ट में उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको यूजुअली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल, यानी इस इंडक्शन हीटिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इंडक्शन हीटिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसको वेरी करके इंडक्शन हीटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। द चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर इंडक्शन हीटिंग डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, यानी किस फ्रीक्वेंसी पे हीट करना है किसी वर्कपीस को किसी मेटल को, ये डिपेंड करता है उसके एप्लीकेशन पे कि हमें किस प्रकार का एप्लीकेशन करना है। तो उसके एप्लीकेशन पे ये चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 और 60 हर्ट्ज मे बी यूज्ड फॉर मेल्टिंग ए लार्ज वर्कपीस, यानी किसी लार्ज वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए उसको पिघलाने के लिए 50 और 60 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज किया जा सकता है। फॉर फोर्जिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग एंड ब्रेजिंग हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाईज अप टू 400 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज में भी यूज्ड। यानी कि अगर मेटल को फोर्जिंग करना है या एनीलिंग करना है या हार्डनिंग करना है या ब्रेजिंग करना है तो इसके लिए इन सब प्रोसेस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, जो कि आपके 400 किलो हर्ट्ज से लेके 1 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक के हो सकते हैं। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग जो है ये मेटल को हीट करके उसकी शेप को चेंज करने का एक प्रोसेस है। मेटल को हीट करके उसको हैमरिंग करके या हथौड़ा से उसको पीट करके उसके शेप को चेंज करने के प्रोसेस को फोर्जिंग कहा जाता है। एनीलिंग क्या है कि किसी मेटल की हार्डनेस को कम करते हैं। एनीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल को हीट करके उसकी
हार्डनेस को कम किया जाता है, तो उस प्रोसेस को एनेलिंग कहते हैं। हार्डनिंग क्या है कि किसी मेटल की हार्डनेस को उसको इंक्रीज किया जाता है, तो उसको हार्डनेस कहा जाता है। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि दो मेटल्स को ऐड जोड़ा जाता है, किसी दो मेटल को किसी अनदर फिलिंग एलिमेंट के द्वारा इसको जो है हीट करके इसको जोड़ा जाता है। दो मेटल को जोड़ने को की प्रोसेस को ब्रिजिंग कहा जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो आपके हाई फ्रिक्वेंसी पे होते हैं। वो फ्रिक्वेंसी रेंज आपके 400 किलो हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज के रेंज में हो सकते हैं। फॉर फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम 250 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज रेक्टिफायर इन्वर्टर सर्किट्स आर यूज्ड। यानी कि 250 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज के रेंज में फ्रिक्वेंसी के लिए जो है आपका रेक्टिफायर इन्वर्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो सर्किट है आपका एक रेक्टिफायर इन्वर्टर सर्किट है। इस सर्किट में जो है आपका इस सर्किट के द्वारा इंडक्शन हीटिंग को कंट्रोल किया जाता है, फ्रिक्वेंसी को वेरी करके और इंडक्शन हीटिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें ये आपका जो है आपका डायोड रेक्टिफायर है, 3 फेज रेक्टिफायर है, डायोड रेक्टिफायर, जो कि एसी को आपको डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो आपका है ये आपके ये इन्वर्टर सर्किट है जो कि आपको फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के साथ। तो इस प्रकार से जो वर्कपीस जिसको कि हीट करना है, वर्कपीस जिसको कि हीट करना है, तो उसकी हीटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है फ्रिक्वेंसी को वेरी करके, फ्रिक्वेंसी को चेंज करके। तो ये जो है आपका ये जिस मेटल को हीट करना है, जिस वर्कपीस को हीट करना है, तो उसका ये इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ पे। और बीच में आपका ये एक इंडक्टर यूज किया गया है जो कि इस करंट को फिल्टरिंग का काम करता है, स्मूथ करने का काम करता है। एक कैपेसिटर जो है ये आपका जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसको ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है इन्वर्टर के लिए। इन्वर्टर को ये कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करने के लिए एक कैपेसिटर यूज किया गया है। तो चूंकि ये आपका डीसी और एसी यानी कि आपका जो रेक्टिफायर है और इन्वर्टर है, इन दोनों के बीच में ये लिंक का काम करता है, इसलिए इसको डीसी लिंक कहा जाता है। फिगर शोज वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर सर्किट फॉर इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल। इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल के लिए ये फिगर जो है आपका वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर का ये सर्किट है। डायोड रेक्टिफायर कन्वर्ट्स इनपुट वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज, यानी जो ये डायोड रेक्टिफायर जो है वो आपको इनपुट वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में यानी डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। द डीसी लिंक वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूज ऑफ कैपेसिटर C1। इस कैपेसिटर C1 का यूज करके इस डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। इंडक्टर L1 लिमिट्स द करंट पल्सेशंस। करंट में पल्सेशंस है तो उस करंट को लिमिट करने का काम ये आपको इंडक्टर L1 करता है। लोड इंडक्टेंस L इज लार्ज, देयरफॉर C शुड बी सुटेबली चूजन सो दैट RLC सर्किट इज अंडर डैम्प्ड। यानी चूंकि L जो है आपका जो इंडक्टर है वो लार्ज होता है, इसलिए C का सिलेक्शन इस प्रकार से किया जाता है ताकि जो RLC सर्किट है वो आपका अंडर डैम्प्ड सर्किट हो जाए। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंडक्शन हीटिंग लोड इज अलाउड टू ड्रिफ्ट फ्रॉम फॉर कंट्रोल ऑफ हीट। यानी जो इंडक्शन हीटिंग का जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है तो उस फ्रिक्वेंसी को ड्रिफ्ट यानी कि उसको वेरी करके जो है हीट को कंट्रोल किया जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? पहला एप्लीकेशन सरफेस हार्डनिंग ऑफ द स्टील। स्टील के सरफेस को हार्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इंडक्शन हीटिंग का। दूसरा है एनीलिंग ऑफ ब्रास और ब्रॉन्ज आइटम्स, यानी जो ब्रास के आइटम हैं या जो ब्रॉन्ज के आइटम हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, उनके सरफेस को सॉफ्ट करने के लिए, एनीलिंग करने के लिए जो है इंडक्शन हीटिंग का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर मटेरियल या मेटल को, दो मेटल को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग का जहाँ उपयोग ब्रेजिंग की मदद से दो मेटल्स को जोड़ा जाता है। तो इस प्रोसेस में भी आपका इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। चौथा है मेल्टिंग ऑफ द मेटल। मेटल को मेल्ट करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए भी इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग किया जाता है।
तो इस लेक्चर में हमने इंडक्शन हीटिंग के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।